जैसे बेटा हमारा चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा, इसमें देखिएगा ये चैप्टर बड़ा इजी है, हार्ड नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बहुत इजी है। ठीक है, इनपुट का क्या मतलब होता था, मैंने आपको बताया था, ए ने बी को गुड्स बेचे और बी ने आगे सी को गुड्स बेचे। ए ने मान लीजिए बी को गुड्स बेचे 1 लाख के, एक लाख रुपए के, उसमें जीएसटी मान लीजिए 12% है, तो ए कितना चार्ज करेगा 12,000, तो ए बी से कितने रुपए लेगा 1,12,000, बी ए को कितने रुपए देगा 1,12,000, उसमें से ए 1 लाख रुपए खुद रख लेगा और जो ये 12,000 है ये किसको दे देगा, गवर्नमेंट को। ये टैक्स पहुंच गया गवर्नमेंट के पास। किसने पे किया, बी क्या है इस केस में रिसिपिएंट, ए क्या है सप्लायर। तो बी ने इसको 12,000 रुपए टैक्स दे दिया, अब ये गुड्स किसके पास आ गए, बी के पास। अब बी इस गुड्स को आगे सी को बेचेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसने सी को ये गुड्स बेचे 1,50,000 में, कितने बेचे, अब ये जीएसटी चार्ज करेगा 12%, 1,50,000 का 12% जीएसटी कितना बनेगा 18,000। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया बेटा 1,68,000, 1,68,000 रुपए इसकी क्या बनेगी बेटा टोटल 1,68,000। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सी से बी लेगा, अब बी ने सी को बेचा तो इस केस में बी सप्लायर है और सी क्या बेटा रिसिपिएंट है। ठीक है, सी रिसिपिएंट है, तो अब ये 18,000 रुपए ले लेगा। ठीक है, अब 1,50,000 तो ये सेल के अपने पास रखेगा। अब ये 18,000 रुपए टैक्स के, तो गवर्नमेंट कहेगी 18,000 रुपए टैक्स दो, कहेगा रुक जाओ 1 मिनट, कहते ये जो इसने लिया ना इसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कहलाती है, क्या कहलाती है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कितनी है बताओ इसकी 18,000। अब ये जब ए से लेके आया था तो कितना पे करके आया है, तो इसको बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं इसको, इनपुट। तो इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना क्रेडिट है इसके पास 12,000, लेके ये कितना पे करेगा 6,000, ये नेट टैक्स लायबिलिटी पे करेगा, नेट टैक्स लायबिलिटी ये पे करेगा 6,000 है। ये जो इसने इसमें से लेस कर दिया इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमारा ये चैप्टर ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये तो बहुत आसान हमें आता है, हमने स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में यही किया था। हाँ बेटा, अब इसमें रूल पढ़ेंगे अपने कि किस चीज का इनपुट ले सकता है किसका नहीं ले सकता, एक तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि इनपुट लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है, जैसे कंपोजिशन लेने की कंडीशन थी, ऐसे ही इनपुट लेने के लिए क्या कंडीशन है। अगर वो सारी कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो आपको इनपुट मिल जाए। इनपुट बड़ा आसान है, जो उसकी लायबिलिटी उसमें से जो दे गया है वो लेस कर दो, बाकी इनपुट मिल गया, टैक्स लायबिलिटी। अब अपने इस चैप्टर में रूल सीखेंगे सिंपल कि किस चीज का इनपुट मिलता है किसका नहीं मिलता ये सीखेंगे, और इनपुट लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है ये सीखेंगे। आगे बात समझे। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के अंदर पहले पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है आपको सेक्शन 16 की एलिजिबिलिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो गया समझ में आ गया। कहते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी इसकी। कभी भी आप पढ़ो ऐसा क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको हेडिंग पता होनी चाहिए मेन और अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो उसकी क्या क्या योग्यता है क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है जी। अब बोलता क्वेश्चन ये, अब आप इसमें यह लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में every registered person entitled to benefit of credit of tax paid by him of the purchase of input of goods or service or both। कहता है कि सेक्शन 49 को ध्यान में रखते हुए बाकी वो सभी जो गुड्स खरीदे हैं सर्विस ली है उसमें जो टैक्स दे के आया है उसका वो इनपुट ले सकता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन सेक्शन 49 बोला है, मतलब कुछ कंडीशन है सेक्शन 49 के अंदर, भाई उन पे नहीं ले सकता। तो आपको ये सेक्शन वैक्शन आए तो बीकॉम लेवल पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कंडीशन है, किन पर नहीं ले सकता वो अलग से याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि लेने के लिए एलिजिबिलिटी बताओ तो ये बता देना, और किन पर नहीं ले सकता तो वो बता देंगे। ठीक है जी। तो ये देखो क्या कहता है
सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो इसका मतलब उसने गुड्स परचेज किए, है ना भाई, उसने गुड्स क्या किए, परचेज किया, तो वो क्या है, रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट है तो उसके पास परचेज का बिल भी होगा, उस बिल को बेटा इनवॉइस बोलते हैं। उसके बाद इनवॉइस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही है, ये होगी। मतलब रिसिपिएंट के पास क्या होना चाहिए, वैलिड इनवॉइस होना चाहिए जो कि उसने एक रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा हो, और उस इनवॉइस के अंदर जीएसटी की अमाउंट अलग से शो की हुई होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। बोलो बात समझ आ गई नहीं आ गई। पहली बात क्या होना चाहिए, वैलिड इनवॉइस होना चाहिए। जब आप किसी से खरीदोगे तो आपको पता है आप जिसको टैक्स दे रहे हो वो आपको इनपुट मिलेगा। पता है क्यों मिलता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीएसटी नंबर पे गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब उस व्यक्ति ने जमा ही नहीं कराया तो आपको कहां से मिलेगा। अगर वो बिल काट के देगा आपको, जीएसटी की अमाउंट दिखा रखी, तो उसको जमा कराने उसकी मजबूरी बन जाएगा, नहीं तो कल को उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो आपके पास जिसने रिसिपिएंट जो है उसके पास वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन से जो गुड्स खरीदे उसका इनवॉइस होना चाहिए जिसमें जीएसटी की अमाउंट अलग से शो की हुई होनी चाहिए। अच्छा जी, गुड्स और सर्विस और बोथ आर रिसीव्ड, मतलब ये सुनो, कई जगह व्यक्ति क्या करते हैं, कहता है आपको इनपुट लेने के लिए ना आपने गुड्स या सर्विस या दोनों चीजें रिसीव की हो। अब कई लोग फर्जी बिलिंग का काम करते हैं ना, बिल दे देते हैं, वो उसका क्या ले लेगा, इनपुट, गुड्स एक्चुअल में दिए नहीं, मतलब एक तरीके से बिल भेज दिया उसने। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने गुड्स बेचे आपको, आपने बिल मांगा नहीं, आपको दिया नहीं, गुड्स तो आपको भेज दिया लेकिन अभी बिल नहीं काटा, मैंने इनवॉइस नहीं काटा, तो वो खाली इनवॉइस में किसी लोग करते हैं गलत काम, है ना। तो ये कहता है कि आपके पास वैलिड इनवॉइस भी होनी चाहिए और आपने गुड्स या सर्विस भी ली होनी चाहिए। अकेला ये नहीं बिल है मेरे पास, गुड्स तो खरीदने के था, बिल खरीद ले आया मैं उससे, बिल किस चीज का लाया, गुड्स का ही लाया, सर्विस का ही लाया। तो पहली बात आपके पास में आपने गुड्स या सर्विस क्या किया, रिसीव किया हो। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द सप्लायर, मतलब आपने उसकी टैक्स की पेमेंट किसको दे दी हो, सप्लायर को दे दी हो, तभी तो सप्लायर जमा कराएगा गवर्नमेंट को, तभी आपको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। लिखा हुआ है द सप्लायर इन रिलेशन टू सच सप्लाई हैड डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझ गए, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का एसजीएसटी है तो गवर्नमेंट को, और सीजीएसटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द सप्लायर, मतलब सप्लायर ने टैक्स क्या कर लिया हो, कलेक्ट कर लिया हो। उसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बेटा आपको बताया था हर महीने जीएसटी की रिटर्न भरनी होती है, जीएसटी 1, जीएसटी 2, जीएसटी 3, ठीक है। तो कहता है कि आपको अगर इनपुट लेना है तो आपको हर महीने रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। तो आपने उस फाइल क्या कर दी हो, रिटर्न, और रिटर्न में क्या क्लेम कर लिया हो बेटा, आईटीसी क्लेम कर लिया हो, भाई इतना मेरा इनपुट है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है जी। पहला आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा आपने गुड्स रिसीव किया होना चाहिए, सप्लायर को टैक्स की पेमेंट की हो, और फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आपने रिटर्न क्या की हो बेटा, फाइल। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट है। तो जीएसटी लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, नंबर 1 इनवॉइस, थर्ड सप्लायर को टैक्स पे किया हो, चौथा आपने जो भी रिटर्न होती है मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, देखो मंथली रिटर्न भी भरनी होती है, क्वार्टरली भरनी होती है, और पूरे साल की इकट्ठी जाती है, उसको एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है, ये समझ में आ गया। अब ये वैसे तो रूल 36 है लेकिन आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है। कहता है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्वेश्चन आ गया, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, मतलब आपको इनपुट टैक्स लेने के लिए, ये अलग से क्वेश्चन बना हुआ है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आप बताओ किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इनवॉइस की, किसकी आवश्यकता होती है, इनवॉइस। समझाइए मेरी बात। मतलब आपको अगर आईटीसी लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है। एक होता है डेबिट नोट, क्या होता है, डेबिट नोट, डेबिट नोट से भी आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। डेबिट नोट एक तरीके से इनवॉइस का ही पार्ट है। कैसे, जैसे आपने किसी से गुड्स खरीदे 15,000 के, उसने बिल काट दिया 15,000 का सप्लायर ने, ठीक है।
बाद में पता लगा कि ये बिल जो इसने दिया है, आपको इनवॉइस दिया है, वो 15,000 नहीं, गुड्स 18,000 के थे, 3,000 रुपए का कम रह गया। तो 3,000 रुपए का बिल और देगा, तो 3,000 का बिल और जो देता है ना, वो बिल ना देगा, एक डेबिट नोट देता है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन के लिए बिल तो एक ही होता है, इनवॉइस तो एक ही होता है। तो 3,000 रुपए और लेने हैं उसने सप्लायर ने, किससे? रिसिपेंट से लेने ना। तो सप्लायर ने पैसे उससे लेने, तो सप्लायर की क्या है? एसेट्स है। ध्यान से सुनो, सप्लायर की क्या है? एसेट्स है। तो सप्लायर जब 3,000 की एंट्री करेगा तो उसको डेबिट करेगा, या लॉजिक बता रहा हूं, इसलिए क्या इशू करेगा? डेबिट नोट, कि मैं तेरे को 3,000 से डेबिट और कर रहा हूं। तो डेबिट नोट 15,000 रुपए पहले जीएसटी जोड़ दिया होगा उसने इनवॉइस पे, जब 3,000 का डेबिट नोट देगा तो उसमें भी जीएसटी जोड़ देगा। तो इनवॉइस के ब्याज पे भी ले सकता है आईटीसी, और डेबिट नोट के ब्याज पर भी आईटीसी ले सकता है। आगे बात सुने। अब अच्छा, हमने फॉरेन से गुड्स मंगाए, क्या मंगाए बेटा? फॉरेन से, ठीक है। फॉरेन से जब गुड्स मंगाते हैं तो इंडिया में क्लियर करवाने के लिए हमें कस्टम के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। कस्टम का रूल है कि जब जिस व्यक्ति ने गुड्स मंगाए हैं उसको वो गुड्स लेने के लिए वहां पे जाके एक डॉक्यूमेंट देना होता है, उसका नाम होता है बिल ऑफ एंट्री। क्या होता है? ठीक है जी। वो बिल ऑफ एंट्री में ये होता है बेटा कि हमारे इंडिया का वो पार्ट बन रहा है, उसकी एक एंट्री फाइल करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट भर के देना पड़ता है, उसको बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो होता क्या है बेटा, जब फॉरेन से कोई भी गुड्स आता है तो वो इंडिया का बनेगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी आया तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं है, टैक्स ही है, ठीक है। तो वो कहता है अब इंडिया वाले क्या कहते हैं, हमारे इंडिया में जो गुड्स बिकता है उस पर तो जीएसटी लगती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कहती है भाई इसको इसके बराबर भी करना है, तो जो गुड्स फॉरेन से आए हैं ना उस पर भी जीएसटी लगती है बेटा। सर कौन देगा? वो उसमें रिवर्स चार्ज में उसी से ले लेंगे, ठीक है जी। तो वो बिल ऑफ एंट्री अगर आपने रिवर्स चार्ज में दिया है, रिवर्स चार्ज समझते हो? रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिसिपेंट ही देता है। अच्छा, फिर उसका इनपुट भी कौन लेगा? रिसिपेंट। इनपुट तो रिसिपेंट लेता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में होता क्या है, देता भी वही है और इनपुट भी वही लेगा। तो उसको उस केस में बिल ऑफ एंट्री एक प्रूफ के रूप में चलेगा, वो भी डॉक्यूमेंट्री है। मतलब मैं समझा रहा हूं, ये लिखा हुआ है इसके अंदर सारा, भी पढ़ाऊंगा आपको। तो बिल ऑफ एंट्री भी क्या है? डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है। आगे बात सुने। अब कोई व्यक्ति ने मान लीजिए सेक्शन 9(3) में अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदे, तो उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन देगा? रिसिपेंट देगा। बोलो, देगा कि नहीं देगा? तो रिसिपेंट जो टैक्स पे करेगा उसका चालान, स्लिप जो है उसको चालान बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? चालान। वो स्लिप जमा करा के रखेगा कि मैंने रिवर्स चार्ज में इतना टैक्स दिया, और उस चालान और रिसिप्ट के बेसिस पर उसका इनपुट भी लेगा। बोलो समझ में आई कि नहीं? उसका क्या लेगा? इनपुट लेगा। क्लियर है? तो ये सब डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है जिसके हिसाब से वो क्या ले सकता है बेटा? इनपुट ले सकता। बात क्लियर होगी? अब ये क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी वाला, ये कहता है डॉक्यूमेंट बताओ मेरे को, तो सुनना। ए रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये डॉक्यूमेंट सब रूल 36 में लिखे हैं, तो अपने को रूल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, जुड़ा जाएगी बात समझ। तो कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है आपको भी, आगे जरूरत पड़ेगी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको अपने बोलते हैं आईएसडी। क्या बोलते हैं? आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बता दूंगा क्या होता है ये, ठीक है। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग आईएसडी shall be entitled to avail the benefit of input tax credit on the basis of any of the following document। कहता है ये डॉक्यूमेंट के बिहार पर इन वो आईटीसी की डिमांड कर सकता है। भाई मैं कहता हूँ गवर्नमेंट मैंने इतना टैक्स का आपसे आईटीसी लेना है, तो गवर्नमेंट कहेगी तूने आईटीसी देना है, तो इसका मतलब तेरे पास कोई प्रूफ होगा, और जो प्रूफ है वो कागज है, जो टुकड़ा है वो आपको वो डॉक्यूमेंट है बेटा। समझ आ गया? देखो क्या लिखा पहले, इनवॉइस पढ़ा दिया मैंने, क्या पढ़ रहा? इनवॉइस, an invoice issued accordance with the provision of section 33(3)(f) provided payment of such invoice has been made। इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूं, एक तो सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दिया है वो होना चाहिए, ठीक है। और सुनो, अब कहता है वो इनवॉइस भी है ना, वो सेक्शन 33(f) में बताया गया, मतलब उसमें ना बेटा पार्टी का नेम, उसका जीएसटी नंबर, अमाउंट, जीएसटी की अमाउंट अलग अलग परफॉर्मा बता रखा है इस सेक्शन में। आपको कोई भी सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से होना चाहिए। और सुनो, आपने कुछ खरीदा सप्लायर से,
1 लाख का जीएसटी लगा दिया, 12,000, 1,12,000 का खरीद लिया। बोलो बेटा, आपने सप्लायर को कहा भाई साहब मैं 4 महीने की उधार पे खरीद रहा हूं। अब वो कहता है आप इनपुट मांग रहे हो, लेकिन वो इनपुट लेने के लिए आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, प्लस इस बात की भी श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने वो पेमेंट सप्लायर को कर दी है। सप्लायर को पेमेंट नहीं की आपने, सप्लायर को पेमेंट नहीं की तो वो बेचारा टैक्स कहां से जमा कराएगा? अरे बोलो, समझ जाएंगे। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि इनवॉइस जो है वो परफॉर्मे के में होना चाहिए, और ये शर्त है कि पेमेंट ऑफ सच इनवॉइस हैज बीन मेड, मतलब उस इनवॉइस की आपने पेमेंट रिसिपिएंट ने कर दी। बात समझा गई? थर्ड, डेबिट नोट अभी समझा के गया हूं बेटा क्या होता है। दिस इज पार्ट ऑफ इनवॉइस ओनली, डेबिट नोट। ठीक है जी। उसके बाद फॉर डिटरमाइनिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या लिखा मैंने बता दिया पहले, बिल ऑफ एंट्री। आगे बात सुनो, बिल ऑफ एंट्री ऑफ एनी अदर, बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए। मैंने कहा था इंपोर्ट के केस में जब आप अपने गुड्स छुड़वाने जाते हो तो एक डॉक्यूमेंट लिख के देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री। उसमें आपका जो जो चार्ज चूज बना हुआ है, अगर वो गुड्स वेयर हाउस में था और था, कोई आपका टैक्स बनता है, वो सब वो जमा करवाते हैं, तो वो एक प्रूफ है, बिल ऑफ एंट्री। और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट विच इज इशूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट। कहता है इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हो जिससे ये प्रूफ होता हो कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग कि आप जीएसटी दे के आए। बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलिए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब मेरी बात सुनो, क्रेडिट नोट क्या है? अब वो केस उल्टा ले लो, वो रिवर्स हो जाएगा। 15,000 का बिल दे दिया, ठीक है जी, दे दिया, इसने डेबिट कर दिया, उसको एंटी डेबिट करेगा। अब बाद में पता लगा कि 15 का नहीं, उसको तो 12 का बिल देना था, तो जीएसटी में कटिंग नहीं होती। तो ये क्या करेगा, उस पार्टी से क्रेडिट नोट मांग लेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करेगा ये कि 3,000 रुपए से मैं तेरे को वापस, इससे लेने कितने थे 12, लेकिन इसे डेबिट कितना कर दिया उसको 15, डेबिट कितना कर दिया, तो 3,000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया, तो ये रेक्टिफिकेशन में एंट्री डालेगा तो 3,000 रुपए इसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। हालांकि इसका यहाँ कोई यूज नहीं, मैं लॉजिक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं, और इसलिए ज्यादा नहीं तो आप सीधा से, तो 3,000 रुपए उसको कम करना है तो ये क्रेडिट करेगा, तो क्रेडिट करेगा इसलिए उसका जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसका नाम भी क्या रख दिया बेटा, क्रेडिट नोट। तो 3,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करेगा। पहले बिल कितने का दिया था, इनवॉइस कितने का दिया था, 15 का। पहले रिसिपेंट सोच रहा था मैं इनपुट कितने पे लूंगा, 15 पे, लेकिन 3,000 रुपए का क्रेडिट दे दिया तो वो इनपुट कितने पे लेगा, 12 पे लेगा। 3,000 का क्रेडिट अब रिवर्स करेगा। बोलो बात समझ आएगी? क्रेडिट नोट और इनवॉइस इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रूल। ये रूल राल सब बता रखे कि कैसे परफॉर्मा बनाना है, ठीक है जी। अगर कोई क्रेडिट नोट भी है, ये तो आगे मेरी बात समझे। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में बता ही देता हूं, बार बार डिस्टर्बेंस नहीं होगी। होता क्या बेटा, जरा ध्यान से सुनना। एक डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैडम पढ़ा रहे हैं आपको याद होगा सारा कुछ, और सेलिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। ये इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। अब कभी परचेज डिपार्टमेंट को कोई मशीन चाहिए या कोई सर्विस चाहिए, हेलो, सेल डिपार्टमेंट को कोई मशीन या सर्विस चाहिए, गुड्स चाहिए, इसको कोई मशीन कोई गुड्स या सर्विस चाहिए, इसको चाहिए, तो होता क्या, एक कॉमन डिपार्टमेंट है, ये कॉमन, ये इसको मंगवा के देता है, तो बिल इसके नाम से आता है, फिर ये कभी गुड्स इसको भेजता है, कभी इसको कभी इसको कभी इसको। बोलो बात समझ आएगी? समझा कि मान लो इसका ये जयपुर में है, ये कानपुर में है, ये मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में है, हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी चेन है बेटा लोगों की, तो ठीक है। अब ये सारा, ये क्या, इनको कोई भी चीज चाहिए तो ये इसको ऑर्डर देते हैं, ये आगे से मंगवा के देता है। जैसे मान लीजिए कंपनी है रिलायंस, इसके डिपार्टमेंट, तो रिलायंस के नाम से बिल आ गया, ये अलग से भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में और ये भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो ये सारे बिल इसके नाम से आते हैं। तो इसका मतलब इनपुट कौन ले सकता है, रिलायंस ले सकती है। ये डिपार्टमेंट ए बी सी और डी ये नहीं ले सकते, बट ये तो सर सेल करता ही नहीं, सेल तो ये डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये क्या करता है,
सारे बिल इसके आएंगे, लेकिन ये सारी सर्विस गुड्स या इनपुट यही यूज हो रहे हैं, तो इसके पास बहुत सारा इनपुट इकट्ठा हो जाता है, तो ये अपने इनपुट को इनमें क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको आईएसडी बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। समझ आ गया सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन अपने करेंगे। अब समझ आ गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। तो जब ये इनको हलो, जब ये इनको इनपुट सर्विस देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इनको क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। क्या करेगा, क्रेडिट नोट। भाई इतने का मैं तेरे को इनपुट दे रहा हूं, इस क्रेडिट कर ले, यहां पर ये मतलब बात समझ आ गई क्या, क्लियर है। चलिए तो बेटा ये डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है जी, हो गया ये इलस्ट्रेशन मैंने करवा दिया आपको। ये जो मैंने अभी कराया था ना, ये वाला इलस्ट्रेशन, ये इसी इलस्ट्रेशन है, ये समझा गया, सेम ऐसे कैसे ये हो गया हमारा। अब देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लो। अब क्वेश्चन ये पूछेगा युवराज अप्रोच है कि कितना इनपुट मिल सकता है, कितना इनपुट नहीं मिल सकता। बात समझ आ गई, कितना इनपुट मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा है, अपने देखते हैं, जिन जिनका इनपुट मिलेगा वो लिख देंगे और टोटल लगा देंगे कि टोटल इनपुट इतना मिलेगा। ठीक है जी, जनवरी में परचेज है तो जनवरी मिलेगा, फरवरी में तो फरवरी मिलेगा, मार्च में तो मार्च में मिलेगा। समझा? चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information determine the amount of input tax credit admissible to XYZ Limited in respect of various input purchase during the month of June। कहना जून में ये उसने परचेज किया है और हमारे को परचेज की अमाउंट नहीं दे रखा है, उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया, उसकी अमाउंट दे रखी है। देखो कॉलम में परचेज लिखी हुई है और यहाँ क्या लिखा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बात समझ आ गई। चलो, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, बोलो बेटा, नहीं मिलेगा। बिना इनवॉइस खरीदा है, नहीं मिलेगा। आंसर नीचे देख लो, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस डैश लगा दिया, ये ऐसे लिख देना और नीचे नोट लिख देना। नोट में क्या लिखोगे, अब देखो आपको नोट भी लिखना चाहिए कि विदाउट इनवॉइस के अगर कुछ खरीदता है तो जीएसटी लॉ में इनपुट नहीं मिलता। वो खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने नोट भी लिखा है नीचे। मतलब आप में तो नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जीएसटी में नहीं लिखा हुआ, तो आप नीचे लिख दो जीएसटी लॉ में विदाउट इनवॉइस नहीं मिलता। 2 नंबर नोट, 3 नंबर नोट, ऐसे नीचे 3-4 लाइनें लिखी होंगी तो उसको लगेगा, वो देखेगा टोटल, यही नीचे वाला पढ़ेगा भी नहीं, चेक करने वाला रियलिटी बीकॉम लेवल पे, बट लगेगा हाँ यार बच्चे ने लिखा है। समझे मेरी बात को। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। अच्छा, एंटायर पेमेंट हैज बीन मेड XYZ लिमिटेड to ABC Limited for such supply, but tax has not been deposited by ABC Limited। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने गुड्स किससे परचेज किए, तो एबीसी लिमिटेड से। अब अरे सुन लो, और एबीसी लिमिटेड ने अभी तक, हेलो, एबीसी लिमिटेड ने अभी तक वो टैक्स जमा नहीं कराया। मैंने परचेज एबीसी से किया, एबीसी सप्लायर है, सप्लायर को पेमेंट कर दी, तो जो सप्लायर को मैं दे के आया उसका मेरे को इनपुट मिलेगा, लेकिन सप्लायर ने अभी गवर्नमेंट को जमा ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट मेरे को इनपुट कहां से दे देगी। समझ आ गई कि नहीं आएगी। अब बच्चा कहता सर उसने जमा नहीं कराया तो उसकी गलती है, हाँ भाई मेरे को पता है, ये रूल चेंज करने वाला है, मैंने दे दिया ना, अब वो नहीं जमा करा तो उसमें गवर्नमेंट की गलती है, वो गवर्नमेंट से उस पर एक्शन ले, मेरा इनपुट क्यों रोक रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसका इनपुट रोकती है कि ताकि ये भी थोड़ा जोर लगाए भाई जमा करा। समझ आएगी नहीं। तो आपका उसने सप्लायर ने अगर टैक्स जमा नहीं कराया तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा। बात समझ आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खाते में गए नहीं भी, आपके नाम से शो ही नहीं करेगा। अब मेरा कोई टीडीएस काट लेता है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया तो मेरे को क्रेडिट थोड़ा मिल जाएगा, उसका रिफंड थोड़ा मिल जाएगा।
समझ आ गई कि नहीं आ गई? नहीं मिलेगा। थर्ड, परचेज गुड्स नोट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पज, नहीं मिलेगा बेटा। सिंपल सी बात है, आपको इनपुट किसका मिलता है? अगर वो चीज आप किस पे यूज करते हो? बिजनेस पे। अब आपने एलईडी खरीदी, आपके घर में यूज हो रही है, बिल भी है, सब कुछ है, इनपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट किस चीज के अंदर मिलता है? बिजनेस में मिलता है। तो वो एसेट का यूज किस में होना चाहिए? बिजनेस में होना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी? लोग तो घर में खरीद के बिजनेस की दिखा देते हैं इनपुट लेने के लिए। एनीवे, फोर्थ, करो बेटा अपने आप, जल्दी करो, करो करो, सेम है, पता लग जाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया स्टार्ट करने से पहले कि जिस मंथ में पेमेंट करेंगे उसी मंथ में इनपुट मिलेगा। अब हमें जून का निकालना है, तो जुलाई में पेमेंट की तो जून में थोड़ा मिलेगा, जुलाई में मिलेगा। 7 नंबर पॉइंट देखो, परचेज ऑफ गुड्स। देखो बेटा उससे पहले 4 नंबर पॉइंट देखो, गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय पीक्यूआर लिमिटेड, XYZ लिमिटेड हैज मेड पेमेंट टू पीक्यूआर लिमिटेड फॉर सच पर्पज ऑफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। कहता है कि एक्चुअल में क्या, पीक्यूआर लिमिटेड ने पेमेंट जुलाई में की है, तो 1 महीने की उधार पे खरीदा होगा। समझाया? पीक्यूआर लिमिटेड कौन है? रिसिपिएंट है बाउली। पीक्यूआर क्या है? रिसिपिएंट है। XYZ लिमिटेड हैज मेड पेमेंट टू पीक्यूआर, तो पीक्यूआर जो है वो सप्लायर है। कहता है XYZ लिमिटेड हैज मेड पेमेंट टू पीक्यूआर लिमिटेड फॉर सच पर्पज इन द मंथ ऑफ जुलाई। XYZ लिमिटेड ने पेमेंट उनको किसमें की है? जुलाई में की है। XYZ लिमिटेड क्या है पहले तो बताओ। अरे बेटा 4 नंबर करवा रहा हूं दोबारा से। XYZ लिमिटेड क्या है? परचेजर है, रिसिपिएंट है। और पीक्यूआर लिमिटेड क्या है? सप्लायर है। आपने सही बोला था, सही बोला था, पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया, पता नहीं। चलो एनीवे, XYZ लिमिटेड क्या है? रिसिपिएंट है। और पीक्यूआर लिमिटेड क्या है? सप्लायर है। अब मेरी बात सुनो, जीएसटी किसको देगा? रिसिपिएंट देगा सप्लायर को, और सप्लायर क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब ये बताओ, जुलाई में पेमेंट सप्लायर ने गवर्नमेंट को दी है या रिसिपिएंट ने सप्लायर को दी है? चेक करो जरा। कितनी देर तो लगनी नीचे बेटा। हाँ, अब लॉजिक समझ लेना। मतलब बायर ने पेमेंट लेट दी है उसको, किसको? सप्लायर को। पीक्यूआर ए बीच छोड़ दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे थे। बायर ने लेट पेमेंट दी है किसको? सप्लायर को। तो सप्लायर ने तो टैक्स जून में जमा करा दिया होगा ना, सर क्या आपका ना कराया हो, क्वेश्चन बताता। समझ आई कि नहीं आई? तो सप्लायर ने तो टैक्स कब जमा करा दिया? जून में। आई बात? वो फिर आगे मिल जाते ना उसको। 180 दिन का टाइम होता है। हाँ, 180 दिन तक भी आता तो उसको रिवर्सल करना पड़ता है, अभी बढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है बेटा? 4 नंबर हो गया, 5 नंबर इजी है, 6 नंबर भी हो गया। 7 नंबर देखो, इसी का 7 नंबर पॉइंट, परचेज गुड फ्रॉम टीएमटी। हमने टीएमटी से कुछ खरीदे, इनवॉइस ऑफ टीएमटी लिमिटेड हैज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब कहता है टीएमटी लिमिटेड से हमारे को इनवॉइस कब आ गया? जून में। ठीक है, और वो कब रिसीव है हमारे को? गुड्स कब रिसीव हुए? जुलाई में। तो बेटा इनपुट भी, फिर गुड्स जब जुलाई में आए तो इनपुट भी कब लेना चाहिए आपको? जुलाई में लेना चाहिए। ये देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम टीएमटी इनवॉइस रिसीव्ड मंथ ऑफ जून बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो इसका आपको इनपुट भी कब मिलेगा बेटा? जुलाई में मिलेगा। क्योंकि इनपुट लेने के लिए क्या कंडीशन थी युवराज? गुड्स भी आ जाने चाहिए और इनवॉइस भी। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर, सेम में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये एग्जांपल नंबर 2 हमारा हो गया। अब सुनो ध्यान से बात,
रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब समझते हो, रिवर्स करेंगे उसको। मतलब अगर किसी को इनपुट क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो उस इनपुट को अपने क्या करेंगे बेटा, रिवर्स करेंगे। आगे बात सुने, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये आ गया पॉइंट, नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। पूरा समझ आ गई? मतलब बायर ने, बायर का मतलब रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने पेमेंट नहीं की, ठीक है जी, रिसिपिएंट ने पेमेंट नहीं की, किसको, किस चीज की पेमेंट करेगा, गुड्स की प्लस जीएसटी। अच्छा पेमेंट नहीं की, चलो उधार बेचा होगा 2 महीने की, चलो सप्लायर ने तो गुड फेथ पे जीएसटी भी जमा करा दिया, और उसने जीएसटी का क्या ले लिया, इनपुट भी ले लिया, और अभी तक रिसिपिएंट ने इनपुट भी खा गया, और अभी तक सप्लायर को पेमेंट नहीं की है। समझ आ गई मेरी बात? तो गवर्नमेंट कहती है अब क्या करें, तो गवर्नमेंट कहती है 180 दिन वेट करो। कब से 180 दिन, जिस दिन बिल दिया, इनवॉइस दिया, उससे 180 दिन। अगर वो नहीं देता है, ध्यान से सुन लो, यहां तो अंग्रेजी पढ़ने वाले काम रहेगा, समझना यही है। अगर वो 180 दिन तक नहीं देता है तो एक्शन क्या लिया जाएगा, एक्शन ये लिया जाएगा कि जो उसको इनपुट दिया था ना, किसको, रिसिपिएंट को, वो उसका वापस ले लो। वापस कैसे लेंगे, जिस महीने में उसके 180 दिन पूरे होंगे, जिस महीने में, जिस भी महीने में, उस महीने की जो उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी, उसमें वो इनपुट वापस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कर देता है अपने आप, क्या हो जाएगा, ऐड। प्लस गवर्नमेंट कहती है इस पे इंटरेस्ट हो लो इससे, इतने दिन गवर्नमेंट का इनपुट लेकर रखा ना इसने, अगर ये इसको इनपुट नहीं मिलता तो तेरा टैक्स पहले 6 महीने पहले ज्यादा दे देता। तो 6 महीने पूरे होते ही, इसलिए सभी को ध्यान से सुनना चाहिए भाई, इनपुट ले लिया तो उसकी पेमेंट भी कर दो आप सप्लायर को, गुड्स की, उसकी। समझ आ गई मेरी बात? तो वो उसके जिस महीने में 180 दिन पूरे होंगे, जैसे मान लो 12 जुलाई को 180 दिन पूरे हो गए, तो जुलाई की उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, जुलाई में भी तो उसने सेल वेल की होगी, वो टैक्स लायबिलिटी प्लस ये जुड़ जाएगा, और प्लस इसका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। अब बच्चा कहता है मान लो सर उसने 25% पेमेंट किया है, तो 25% पेमेंट किया तो 25% इनपुट रह जाएगा, 75% इनपुट रिवर्सल हो जाएगा। प्रपोर्शनेट पेमेंट की तो प्रपोर्शनेट मिलेगा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई है, ये लिखा हुआ, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने समझा दिया, आप पढ़ लो, जल्दी से रीड कर लो इसको। पहले तो ये लिखा हुआ बेटा कि रिवर्सल 180 दिन में आ जानी चाहिए। उसके बाद लिखा है अगर 180 दिन में नहीं आती तो वो जिस महीने में 180 दिन पूरे होंगे उस महीने में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्लस उसके ऊपर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, लिखा हुआ अगली हेडिंग में ये। फिर कहता है रीवेलिंग, थर्ड पॉइंट इसमें, क्लेम फॉर री अवेलिंग द क्रेडिट। री अवेलिंग मतलब अब ठीक है जी वो रिवर्सल कर दिया, अब क्या हुआ युवराज, 5-6 महीने 10 महीने बाद उसको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहता है यार अब तो पेमेंट कर दिया, अब तो आईटीसी दे दो। कहता हाँ अब मिल जाए। तो जब वो पेमेंट करेगा तो दोबारा उसको आईटीसी मिल जाएगा। बोलो बात समझ आएगी? तो ये 2 3 4 नंबर पॉइंट तक है, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा यहाँ पर।
उसी से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, ठीक करने आपको। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ध्यान से सुनो। अब अगला है क्रेडिट एंड अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, सेक्शन 17। ब्लॉक ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि इन पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इन पर आपको आईटीसी मतलब, अब जैसे कि है मोटर व्हीकल, क्या है बेटा? मोटर व्हीकल मान सकते हो कार, ठीक है। नहीं तो आपको पता कार 20 लाख की है, ठीक है, 12% जीएसटी है। अगला बिजनेस के नाम से निकलवाएगा और कार घर में यूज करता है, उसका इनपुट वहां ले लेगा। समझ आई? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता है इंडिया वालों का, तो इन्होंने कहा कि इन इन चीजों पर हमने जो क्रेडिट है ना वो ब्लॉक किया हुआ है। समझा? कि अब ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा इसमें, लेकिन आपको उसमें बीच में ऐसी चीजें भी देगा जिनके ऊपर क्रेडिट, अब देखो आपने पढ़ लिया कि जिसका इनवॉइस नहीं होता उसका क्रेडिट नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, आपने पढ़ लिया, तो आप उसका डैश मार के नीचे लिख दोगे कि इनवॉइस नहीं है इसलिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मोटर व्हीकल आ गया, उसका नहीं मिलता, उसके ऊपर भी डैश लगाना पड़ेगा, नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, सेक्शन याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि मोटर कार पर क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन मोटर कार के ऊपर रूल है, अब ध्यान से सुनना, मोटर कार के ऊपर क्या रूल है बेटा। मोटर कार पे ये इसने ना 2 पेज बखेर के लिखे हुए हैं, इसको समझने में बड़ा दिमाग खराब होएगा। इसका एक चार्ट बना देंगे तो उस चार्ट को आप समझ लेना। मोटर व्हीकल के ऊपर ये कंडीशन है कि बेटा पहली बात तो वो कहते हैं मोटर व्हीकल जो है, कार जो है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी तो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे कार है उसमें 5 आते हैं, है ना। जैसे इनोवा होगी 7 सीटर होगी, बोलेरो होगी वो 8 सीटर 9 सीटर भी होती है, क्रूजर है वो 12 सीटर होती है। समझ रहे मेरी बात को? आगे बात समझे? तो अब उसमें यह लिखा है कि अगर कोई कार की कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 13 सीट, नॉट एक्सीडिंग 13%, मतलब उसकी कैपेसिटी 13% तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर, इंक्लूडिंग, तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अब लोग बस तो निकलवाएंगे नहीं घर के लिए, बोलो बात समझ आएगी यही। तो ज्यादा ज्यादा बड़ी कार लेगा 13 12 13 10 सीटर तक लेगा, उससे ऊपर तो इतनी बड़ी कार तो अब आईटीसी लेने के लिए इतनी बड़ी चीज तो नहीं निकलवाएगा। तो गवर्नमेंट ने बड़ा दिमाग लगाया है, नाम क्या? गौर मिंट। गौर करे तो मिंट में करे, ना करे तो फिर, इसलिए गौर। बात समझाएगी? तो अगर उसकी 13% तक की कैपेसिटी है तो ध्यान से सुन लो, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। अब दिक्कत एक बहुत बड़ी आ गई इस रूल से, हुंडई वाले को दिक्कत आ गई, नेक्सा शोरूम वाले को दिक्कत आ गई, मारुति सुजुकी जो अपने गंगानगर उसको दिक्कत आ गई। अब वो तो कार लाता है 5 सीटर 7 सीटर लाता है ना, कंपनी जाती है उसको, और यहाँ कार लाके वो क्या करता है? बेचता है। जब कंपनी से कार लाता है तो उस पर जीएसटी दे के आता है, और यहाँ कार लाता है तो जीएसटी लेता है कस्टमर से। तो वो कहता है मेरे को इनपुट, कहता तेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 से, वो कहता मैं चला थोड़े रहा हूँ, मैं तो कार को बेच रहा हूँ। गवर्नमेंट को समझ आया ये तो गलती होगी बहुत बड़ी, तो गवर्नमेंट का एक्सेप्ट, इसको छूट देनी पड़ेगी, इसको तो आईटीसी देना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति वो परचेज करके आगे क्या कर रहा है तो उसको दे देंगे। फिर गवर्नमेंट ने सुधार किया, ये तो सुधार होता है और क्या होता है। फिर गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी क्या करी, बात करी, बिठाया, समझाया कि हाँ इस केस में देना पड़ेगा। समझ गया? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर सेम लाइन को अगर वो परचेज, इसका चार्ट बनाया हुआ है मेरा, आगे बात समझे, नॉर्मली चाहे वो बिजनेस में यूज करे चाहे घर में यूज करे 13% तक कैपेसिटी है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका एक ये था अगर वो फर्दर सप्लाई में यूज करता है, किसमें करता है? फर्दर सप्लाई के अंदर, मतलब आगे बेचने में। फर्दर सप्लाई समझ गए, लाया और आगे दे दी। बोलो लॉजिकल है कि नहीं है? अब टूर एंड ट्रेवलर वाले चिल्लाई, कहता हमारा तो टैक्सी स्टैंड का काम है, टैक्सी चलाते हैं हम तो, हमारा काम ये है, हम तो इसको टैक्सी पे चलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम मतलब टूर और ट्रेवलर का काम करते हैं तो उनको भी दे देंगे। और जो गाड़ी का यूज इम्पेटिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग मतलब गाड़ी सिखाने में यूज करते हैं, याद है वो लेके घूमते हैं पीछे लेकर कार की कार पॉइंट, एक हफ्ते में कार सीखे जोशी जी कार सिखाते हैं हमारे गंगानगर के बहुत पुराने मारुति टेंडर लेके सिखा रहे हैं अभी। तो वो अगर कार का यूज इम्पेटिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग में यूज करते हैं, समझ में आ गई? हेलो, उनको मिल जाएगा। तो नॉर्मल रूल क्या पड़ा बेटा, 15 तक की 13 तक की कैपेसिटी तो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मिल जाएगा अगर फर्दर सप्लाई में यूज करते हैं। याद रखना मारुति शोरूम वाले, और किसमें याद करते हैं, पैसेंजर में या ड्राइविंग ट्रेनिंग में यूज करते हैं, इनको मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? अगर कार की सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है, ये तो 13 तक की रूल था, अब क्या रूल है दूसरा, कार की कैपेसिटी 13 से मिल जाएगा। लेकिन ये जाना है ना, बिजनेस में यूज होना चाहिए, घर में यूज तक कभी नहीं मिलता जी, कुछ भी हो। समझ आ गई मेरी बात? अगर कार की कैपेसिटी क्या बेटा तो मिल जाएगा। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर होगी मेरी बात? दोबारा सुनो, कार है, कार के दो यूज हो सकते हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। कार है, लोरी है, जो भी है, या तो गुड्स ले जाना भी यूज होगी, या सर ना वो गुड्स ले जाती ना वो पर्सन ले जाती, तो क्या लेके जाती है? सर घर के लिए रखी हुई है। यार बात को समझो, घर के लिए पर्सनल है तो आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी उस चीज का मिलता है जो बिजनेस में यूज होती है, बात खत्म। आगे समझ, ये ध्यान रखना, ये बताने की जरूरत है बार बार। अच्छा, अगर पर्सन में यूज होती है, कार का किस में यूज, मोटर व्हीकल का किस में यूज होता है, पर्सन में। दो बातें, अगर 13 तक कैपेसिटी है नहीं मिलेगा, 13 से ज्यादा है मिल जाएगा, 13 से ज्यादा नहीं है तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो 3 केस में मिल जाएगा। बोलो बात समझ आएगी? बोलो बेटा, और 13 से ज्यादा है तो सभी मिल जाएगा, चाहे कुछ भी करे वो उसमें। बात समझ आ गई? अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज होता है। गुड्स समझते हो आप? उसमें तो फिर वो यूज होगी, पिकअप, छोटा हाथी, टाटा 420, ट्रैक्टर, समझो। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती है तो फिर कोई वो कैपेसिटी वगैरह नहीं देखेंगे, फिर तो आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ आ गई? इसका चार्ट बना लो आप, ये मैंने बना रखा है। ये कैसे करूं, स्टेपल क्या हो मेरा यार। मन नहीं था मेरा। ये देखो सेक्शन 17 15 ए आपको लिखो मोटर व्हीकल, सीधा मोटर व्हीकल लिखो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसमें ट्रांसपोर्टेशन पर्सन दो बात, सीटिंग कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर नॉर्मली। आईटीसी ऑन सच, अब सुन लो पहले फिर अरे रुक जाओ, इधर देखो, आईटीसी ऑन सच मोटर व्हीकल इज नॉट अवेलेबल इवन दो यूज इन बिजनेस। फिर तो सर ये क्या लिखा है, समझा क्या? आल्सो, यहां तक लिखना है आपको, ठीक है जी, लिख लेना। बस ये नीचे वाला लिख लेना, मैं समझा बाद में दूंगा, ठीक है जी। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, हल्का सा क्रॉस लगा रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एडवांस लेवल पे है ये, समझ गया? इतना लिख लिया। फिर बट इफ सच मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, मतलब मारुति सुजुकी हुंडई, समझिए, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टूर एंड ट्रेवल, और इम्पेटिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग, समझे, देन आईटीसी अवेलेबल। क्या हो जाएगा बेटा, आईटीसी मिल जाएगा। बोलो बात समझे? अब ये नीचे जो लिखा है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
इसके क्रॉस लगा रहा हूँ, ये वाली लाइन, 2 लाइन, समझ गए मेरी बात? बेटा बात समझ आ गई? अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है इंक्लूडिंग ड्राइवर तो आईटीसी मिल जाएगा। आगे अब आता है ट्रांसपोर्टेशन पर्सन के है ये सारा। अब कहना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है, तो बेटा गुड्स ले जाना फिर तो आईटीसी मिल जाएगा ही मिल जाएगा, फिर कोई रोड़ा ही नहीं है। इस चार्ट को बना लो आप, इस चार्ट को बना लीजिए। ये नोट कर लो बेटा आराम से इसको, चार्ट को। इतना जल्दी चार्ट बना लिया आपने? चलो बढ़िया है, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो इसके ऊपर ये समझा दिया, इस चार्ट को बना लो आप। ये तो था बेटा मोटर व्हीकल के ऊपर। अब कहता वेसल हो बेटा, क्या हो? वेसल। वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वेसल समझते हो? शिप, शिप को बोलते हैं वेसल, और एयरक्राफ्ट शिप, हवाई जहाज, ठीक है। उसके ऊपर भी यही केस है, यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, समझ गए? पर्सन को करता है। तो नॉर्मली आईटीसी ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इज नॉट अवेलेबल इवन दो यूज इन द बिजनेस, ठीक है, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ये लिखना है आपको। अब कहते हैं स्पेशल केस, बट इफ सच वेसल एयरक्राफ्ट इज इन केस फॉर फॉलोइंग टैक्सेबल, मतलब इन केसेस के अंदर जो है वो आईटीसी मिल जाएगा, मतलब फर्दर सप्लाई। अब वही बात है, मैं मेरा काम है, मैं शिप खरीद के शिप बेचता हूँ, या एरोप्लेन बेच के एरोप्लेन आगे सेल करता हूँ, ठीक है जी। इज यूज्ड, but if the such vessel and aircraft is used for following taxable supply, ठीक है जी। फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और वही बेटा ट्रेनिंग, नेविगेशन। नेविगेशन समझते हो? ये जो मॉनिटर करते हैं, भाई कोई आ रहा है, नेविगेशन समझते हो आप सब, जो सी के अंदर, ठीक है, उसमें यूज होता है, तो बेटा आपको मिल जाएगा। और ये आपको ये वाली 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पैसेंजर, अगर ट्रांसपोर्टेशन पर्सन का है तो नॉर्मली नहीं मिलता, वही बात है, फर्दर सप्लाई में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज होता है, या नेविगेशन में, ट्रेनिंग में यूज होता है, तो मिल जाएगा। क्लियर होगी? और अगर गुड्स के लिए ही होता है तो मिल ही जाएगा। बोलो बात समझ आएगी? सेम है कि नहीं है? नोट कर लो। नोट कर लो बेटा ये आराम से। इसके आगे अपने कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम।